नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। 20 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज है उसका टाइटल है मेनी पीपल येट टू गेट सेकेंड डोज सेज डॉक्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को अभी भी दूसरी खुराक लेनी है, केंद्र सरकार कहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि बड़ी संख्या में पात्र कोविड-19 टीकाकरण लाभार्थियों को उनकी दूसरी खुराक नहीं मिली है और राज्यों को इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की है। देश ने 16 जनवरी को टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। श्री भूषण ने कहा कि देश अब एक खुराक देने के करीब है। कई राज्यों के पास दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक थी। केंद्र सरकार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त वैक्सीन खुराक प्रदान करने की स्थिति में है ताकि वे दूसरी खुराक का टीकाकरण पूरा कर सकें। हमें टीकाकरण अभियान की गति में भी सुधार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कम कवरेज वाले जिलों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि वह गृह मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के परामर्श से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है EU फूड रिकॉल लिंक्ड टू GM राइस फ्रॉम क्या। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। EU फूड रिकॉल भारत से GM चावल से जुड़ा है। जब कैंडी की दिग्गज कंपनी मार्स रिगले ने इस अगस्त में यूरोप भर में अपने क्रिस्पी M&M's के कई बैचों को बड़े पैमाने पर याद किया तो यह एक घटक के उपयोग का कारण था। आनुवंशिक रूप से संशोधित GM संदूषण के साथ चावल का आटा जो कथित तौर पर भारत में उत्पन्न हुआ था, अधिसूचनाओं के अनुसार यूरोपीय आयोग के रैपिड अलर्ट सिस्टम पर था। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि GM चावल भारत में व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता है, केवल निर्यात किया जाता है और इसके कृषि निर्यात प्राधिकरण द्वारा गहन जांच का वादा किया गया। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह मामला विश्वसनीय खाद्य सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की छवि खराब करने की एक निरर्थक साजिश था। हालांकि चिंतित किसानों के समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने नोट किया कि कई GM चावल किस्मों को सीमित क्षेत्र परीक्षणों के लिए अनुमोदित किया गया था और चेतावनी दी कि कोई भी क्रॉस संदूषण देश की कृषि निर्यात महत्वाकांक्षाओं को कम कर सकता है। मंत्रालय के अनुसार भारत का वार्षिक चावल निर्यात 65,000 करोड़ रुपए मूल्य का 18 मिलियन टन का है और 75 से अधिक देशों तक पहुंचता है। यूरोपीय आयोग के फूड एंड फीड के रैपिड अलर्ट सिस्टम के अनुसार भारत से आयातित 500 टन टूटे चावल और वेस्ट होव नाम की एक फ्रांसीसी कंपनी द्वारा चावल के आटे में परिवर्तित किया गया था, जिसे नियमित जांच के दौरान हरी झंडी दिखाई गई थी। 21 जून को फ्रांस से अनधिकृत आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल के आटे के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें भारत को मूल स्थान के रूप में पहचाना गया और ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका को यथासंभव सतर्क किया गया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अमरिंदर टू लॉन्च ओन पार्टी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमरिंदर स्वयं की पार्टी बनाएंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, यह कहते हुए कि अगर किसानों की चिंताओं का समाधान किया जाता है तो वह भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कैप्टन सिंह, जिन्होंने यह कहते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था कि उन्हें अपमानित किया गया था, उन्होंने कहा कि वह समान विचारधारा वाले दलों के साथ काम करने को तैयार हैं, जिसमें अकाली दल समूह भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई जारी है। अपने मीडिया
सलाहकार रवीन ठुकराल के हवाले से कैप्टन सिंह ने कहा कि पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करूंगा, जिसमें हमारे किसान भी शामिल हैं, जो 1 साल से अधिक समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में @BJP फॉर इंडिया के साथ सीट व्यवस्था की जाएगी अगर किसानों के हित में #फार्मर्स प्रोटेस्ट का समाधान किया जाता है। समान विचारधारा वाले दलों जैसे अलग हुए अकाली समूहों, विशेष रूप से ढींढसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ गठबंधन को भी देख रहे हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेता। पंजाब को राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं अपने लोगों से वादा करता हूं कि मैं वह करूंगा जो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, जो आज दांव पर है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली टाइटल है कैपिटल्स एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राजधानी की हवा की गुणवत्ता बिगड़ी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शहर की हवा की गुणवत्ता सोमवार को अच्छी श्रेणी से मंगलवार को संतोषजनक स्तर तक थोड़ी खराब हो गई और एक दिन के लिए समान स्तर पर रहने की उम्मीद है। स्थानीय भूमि की सतह गीली होती है और इसलिए धूल का पुनः निलंबन न्यूनतम होता है, जो निम्न PM10 प्रमुख प्रदूषकों में से एक की ओर जाता है। पश्चिमी विक्षोभ की उपस्थिति के कारण उत्तर भारत में छिटपुट वर्षा हुई है और संबंधित कम बायोमास जल रहा है। इस स्थिति ने कम PM2.5 एक अन्य प्रदूषक के साथ AQI में सुधार किया है। सरकार द्वारा संचालित निगरानी एजेंसी सफर ने ऐसा कहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का AQI मंगलवार को 69 था, जो सोमवार को 46 था, जो पिछले 24 घंटों का औसत है और इसे दिन का AQI माना जाता है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से पराली जलाने और जलवायु परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव के कारण सर्दियों के दौरान बढ़ जाता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है केरला ब्रेसेस फॉर रेनफॉल फ्रॉम टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केरल में आज से और बारिश होने की संभावना। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान भारी बारिश की एक और लड़ाई की चेतावनी के साथ केरल सरकार ने मंगलवार को भूस्खलन और बाढ़ पर अलर्ट जारी किया। इसने आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा राहत के लिए प्रशासन को जुटाया। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रेस नोट में 20 से 23 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए उच्च पर्वतमाला और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बेहद सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। यह देखते हुए कि दक्षिणी पश्चिम मानसून के अंतिम चरण के दौरान राज्य के कई हिस्सों में विशेष रूप से भूस्खलन, मिट्टी के खिसकने और बहने वाली नदियों का खतरा था। इसने कहा कि बारिश के तीव्र मंत्र कहर बरपा सकते हैं। भारतीय सेना और रक्षा सुरक्षा कोर की 2 टीमों के साथ प्रशासन की सहायता के लिए विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 11 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 2 और नौसेना के 1 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं। सिविल डिफेंस फोर्स और वॉलंटियर कोर को भी अलर्ट कर दिया गया है। एक आधिकारिक प्रेस नोट में कहा गया है कि केरल राज्य बिजली बोर्ड, सिंचाई और मोटन वाहन विभागों और सेना के प्रतिनिधियों के साथ 24 घंटे काम करने वाले राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को बढ़ाया गया है। सभी जिलों में ताल्लुक कंट्रोल रूम खोले गए हैं। 4 लाख से अधिक लोगों के ठहरने के लिए राहत शिविर स्थापित करने के लिए 3071 भवनों की पहचान की गई है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल चाइनीज पेट्रोलिंग स्लाइटली अप इन ईस्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पूर्व में थोड़ा ऊपर गश्त कर रहे चीनी। पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ चीनी गश्त
में मामूली वृद्धि हुई है। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद से इसके अभ्यास के पैमाने और अवधि उनके गहराई वाले क्षेत्रों में बढ़ गई है। पूर्वी ने कहा। सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे मंगलवार को भारत और चीन दोनों LAC के करीबी बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सेना लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहन UAV और रडार जैसी निगरानी क्षमताओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के साथ तकनीकी प्रगति को शामिल करके चीनी उपस्थिति का मुकाबला कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने यह भी कहा कि सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए चीन से लगी सीमा को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। दिल्ली के पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में पूर्वी क्षेत्र में LAC के साथ स्थिति पर एक सिंहावलोकन देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कुछ रिजर्व फॉर्मेशन जो जुटाए गए थे वे अभी भी बने हुए हैं। उनके प्रशिक्षण क्षेत्र जो फिर से परिचालन की गहराई में हैं। दोनों पक्ष LAC के करीब बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे कई बार कुछ मुद्दे सामने आते हैं। क्योंकि यह बुनियादी ढांचा LAC के करीब आ गया था, इसलिए वहां पहले से तैनात सीमा रक्षा सैनिकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई थी। किए गए उपायों के बारे में बोलते हुए उन्होंने देखा कि पहला कदम LAC के करीब और गहराई वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा रहा था। यह रणनीतिक स्तर पर उपग्रहों से लेकर जमीन पर मौजूद सैनिकों तक संसाधनों के तालमेल के द्वारा किया जा रहा था और किसी भी आवश्यकता के लिए हमारे पास प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त बल हैं। वे विशेष रूप से खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं, संचार और इसी तरह प्रौद्योगिकी को अधिकतम करने पर भी विचार कर रहे थे। 3488 किलोमीटर लंबी LAC में से 1346 किलोमीटर पूर्वी सेक्टर में आती हैं। नई 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना 2014 में हुई थी। अब तक यह पूरी तरह से चालू हो चुका था और युद्ध, मुकाबला, समर्थन सहित इसकी सभी इकाइयां पूरी तरह से सुसज्जित थीं। सेना कमांडर ने जोर दिया का रोजगार दर्शन स्थिर है। वाहिनी के गठन के लिए हमारे सत्यापन और अन्य संरचनाओं के साथ एकीकृत प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिचालन दक्षता को और बढ़ाने के लिए वे माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG मॉडल देख रहे थे ताकि हमारे पास इसके रोजगार और इसके आवेदन के क्षेत्रों के लिए बेहतर विकल्प हो। IBG ब्रिगेड के आकार की चुस्त आत्मनिर्भर लड़ाकू संरचनाएं हैं जिनका उद्देश्य शत्रुता के मामले में विरोधियों के खिलाफ तेजी से हमला करना है। इस अवधारणा का अभ्यास परीक्षण में किया गया था और इसे ठीक किया गया था। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा धक्का दिया गया था। चिनकू हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जैसे उपकरणों को शामिल करने से जो तेज गति को सक्षम बनाता है और M777 अल्ट्रा लाइट ऑफिसर की तैनाती ने उनकी स्थिति को मजबूत किया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में सड़कों का बड़ा विस्तार हो रहा है जो पुरुषों, संसाधनों और उपकरणों को तेजी से जुटाने में मदद करेगा। कई सुरंगें निर्माणाधीन हैं जबकि तवांग के लिए एक रेलवे लाइन की भी योजना है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है PM ऑर्डर्स ड्राइव टू कट रेड टेप। तो चलिए इसे पढ़ें। प्रधानमंत्री ने लाल फीताशाही काटने के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया। तो चलिए इसे पढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने एक विशेष वसंत सफाई अभ्यास के हिस्से के रूप में सभी सरकारी विभागों को सभी मौजूदा प्रक्रियाओं पर नए सिरे से विचार करने और अनावश्यक कागजी कार्रवाई और अनुपालन को खत्म करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने हाल ही में सभी सचिवों को लिखे पत्र में प्रत्येक विभाग को पुरानी फाइलों को हटाने, सांसदों और राज्यों की सभी लंबित जन शिकायतों और संदर्भों को दूर करने के लिए कहा है। जबकि एक विशेष अभियान के तहत संसद को दिए गए किसी भी आश्वासन को पूरा करने का प्रयास किया है। ऐसे लंबित मामलों और संदर्भों के निपटान के दौरान मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा अनुपालन बोझ को कम करने की दृष्टि से की जा सकती है और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई को दूर किया जा सकता है।
है। श्री गौबा ने इस वर्ष प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का हवाला दिया, जहां श्री मोदी ने निरंतर आधार पर नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया था। कैबिनेट सचिव ने बताया कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा निगरानी के लिए अक्टूबर के अंत तक चलने वाला यह विशेष अभियान PM के निर्देशों पर आधारित है। सचिवों को अब दैनिक आधार पर लंबित मुद्दों को हल करने की प्रगति की निगरानी करने और DARPG को एक साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, लोक शिकायतों का समय पर और प्रभावी निपटान सांसदों और राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर मंत्रालयी परामर्श, संसदीय आश्वासन आदि मंत्रालयों और विभागों के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इन मुद्दों पर कभी कभी वांछित ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा, विशेष अभियान के दौरान पहचाने गए लंबित संदर्भों को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जा सकते हैं और इसे सार्थक तरीके से किया जा सकता है। श्री गौबा ने यह सुनिश्चित करने के निर्देशों को दोहराने से पहले जोर दिया कि कार्यालय अच्छे काम के माहौल के लिए साफ हैं। विभागों को अस्थायी प्रकृति की फाइलों को हटाने के लिए कहते हुए कैबिनेट सचिव ने उनसे उस अवधि की समीक्षा करने का भी आग्रह किया जिसके लिए विभिन्न रिकॉर्ड बनाए गए हैं। फाइलों को ना तो समय से पहले नष्ट किया जाना चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए रखा जाना चाहिए। श्री गौबा ने कहा कि इसके अलावा कार्यस्थलों पर सफाई में सुधार के लिए इस अभियान के दौरान अनावश्यक स्क्रैप सामग्री और अप्रचलित वस्तुओं को त्याग दिया जा सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज टाइटल है, इंडिया, इजराइल, UAE एंड US लॉन्च क्वाड फोरम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत, इजराइल, UAE और US ने लॉन्च किया क्वाड फोरम। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का फैसला किया है, क्योंकि विदेश मंत्री S जयशंकर यरूशलेम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने समकक्षों के साथ शामिल हुए, जहां यह 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। चतुर्भुज जो इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यायर लैपिड के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद पिछले साल अब्राहम समझौते के बाद अमेरिका, इजराइल और UAE के बीच चल रहे सहयोग और भारत, इजराइल और UAE के सहयोग से शुरू हुआ था। श्री जयशंकर ने कहा कि यह श्री लैपिड संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्दों पर एक उपयोगी पहली मुलाकात थी। एक दिलचस्प पहलू में श्री जयशंकर की इजराइल यात्रा भी संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से होती है, जो कि अब्राहम समझौते के परिणाम स्वरूप शुरू हुई उड़ानों और उनके बीच राजनयिक मिशनों और उड़ानों के उद्घाटन के रूप में शुरू हुई थी। श्री लैपिड ने कहा कि समूह ने आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने का निर्णय लिया था और विशेष रूप से संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि सोमवार को बैठक के दौरान 4 मंत्रियों ने व्यापार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, ऊर्जा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने सहित मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार करने के साथ साथ तरीकों पर चर्चा की। त्रिपक्षीय सहयोग के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका, इजराइल और UAE के विदेश मंत्रियों ने 13 अक्टूबर को वाशिंगटन में मुलाकात की थी और 2 कार्य समूहों का गठन किया था। पहला धार्मिक सह अस्तित्व पर और दूसरा जल और ऊर्जा पर। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल में व्यापार समूह भी त्रिपक्षीय सहयोग के लिए बातचीत कर रहे हैं और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IFIIC ने भविष्यवाणी की है कि इजरायली नवाचार संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित समझौतों की संभावना है। वित्त पोषण और भारतीय विनिर्माण भारत के घनिष्ठ संबंधों और 2 अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए 2030 तक $100 बिलियन को पार कर सकता है। इस तरह के पहले उद्यम में रोबोट, सौर पैनल, सफाई प्रौद्योगिकी के लिए एक संयुक्त अरब अमीरात परियोजना पर इजरायली कंपनी कोपिया द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका विनिर्माण आधार भारत में है। गौरतलब है
हालांकि ना तो चतुर्भुज बैठक और न ही त्रिपक्षीय बैठक में फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा हुई और मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया। हालांकि जो बिडेन प्रशासन ने 2 राज्य समाधान के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जो भारत के व्यापक के अनुरूप है। सोमवार को श्री जयशंकर और श्री लापिड ने द्विपक्षीय वार्ता की एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए लंबे समय से लंबित वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्रों के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौता, जिसकी शुरुआत कोविशील्ड के साथ भारतीय यात्रियों की इजरायल की स्वीकृति के साथ हुई और इजरायल का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होना भी शामिल था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंसेकोग टू ट्रैक सार्स UV2 इन सीवेज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इंसेकोग सीवेज में सार्स UV2 को ट्रैक करेगा। भारत भर में दैनिक नए संक्रमणों में गिरावट ने इंसेकोग को प्रेरित किया है, जो नए निगरानी दृष्टिकोणों को प्राथमिकता देने के लिए कोरोना वायरस वेरिएंट की अनुक्रमण पर केंद्रित प्रयोगशालाओं का संघ है। 11 अक्टूबर को एक बुलेटिन में लेकिन सोमवार को सार्वजनिक किया गया कि इंसेकोग इंडिया सार्स UV2 जीनोम कंसोर्टियम को दर्शाता है और इसके बारे में कहा गया कि वर्तमान में घटते मामलों और भविष्य में बढ़े हुए संचरण का शीघ्र पता लगाने के महत्व को देखते हुए इंसेकोग विकास को प्राथमिकता देगा और एक सार्स UV2 सीवेज निगरानी कार्यक्रम का विस्तार करेगा। CSIR यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि इंसेकोग नेटवर्क का भी हिस्सा है, 2020 की शुरुआत से वायरस की उपस्थिति की जांच के लिए शहरों में बड़े नालों के सीवेज एकत्र कर रहा है, क्योंकि वायरस से पीड़ित लोगों का एक बड़ा हिस्सा वर्षोन्मुख है लेकिन संक्रमण के वाहक हैं। उनके शरीर के तरल पदार्थ और मल में अक्सर वायरस के निशान होते हैं। सार्वजनिक नालों में इसका बड़ा हिस्सा मिलना अक्सर नए प्रकोप का अग्रदूत हो सकता है, जिसमें रोग सूचक संक्रमणों में वृद्धि हो सकती है। हैदराबाद में इन तर्ज पर एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि मार्च से अगस्त 2020 तक शहर का लगभग 6% हिस्सा इस वायरस के संपर्क में आया होगा। भारत 7 दिनों के औसत 16,000 मामलों के साथ नए संक्रमणों में लगातार गिरावट देख रहा है। फरवरी में पहली लहर के समाप्त होने के बाद से अब तक का सबसे निचला असर प्रतिदिन लगभग 11,000 था। इस गिरावट के बाद दूसरी लहर शुरू हुई, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से अल्फा, कप्पा और डेल्टा जैसे नए रूपों के उद्भव के कारण हुआ। डेल्टा B.1.617.2 और AY.X भारत में मुख्य VOC चिंता का संस्करण बना हुआ है। भारत में कोई नया VOI यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या VOC नोट नहीं किया गया है। पिछले सप्ताह तक 1,04,441 कोरोना वायरस नमूनों को उनकी आनुवंशिक संरचना के लिए अनुक्रमित किया गया है। हालांकि इनमें से अधिकांश 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल से हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है भास्करा बदा टू बी एडेड टू ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ असम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। असम के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा भास्कर बड़ा। भास्कर बड़ा एक युग जिसे 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक के स्वर्गारोहण की तारीख से गिना जाता है, को असम सरकार के आधिकारिक कैलेंडर में शक और ग्रेगोरियन युग में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 18 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया। भास्कर बड़ा तब शुरू हुआ जब भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया। वह उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन के समकालीन और राजनीतिक सहयोगी थे। श्री शर्मा ने कहा कि हमने तय किया है कि असम सरकार द्वारा आधिकारिक कैलेंडर में शक और ग्रेगोरियन के अलावा भास्कर बड़ा का उपयोग किया जाएगा। हमने हर साल थीम आधारित कैलेंडर रखने का भी फैसला किया है, श्री शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि विषय वन्यजीव, पौधे, संस्कृति, व्यंजन और असम के अन्य पहलू हो सकते हैं। ग्रेगोरियन के विपरीत, जहां एक दिन मध्यरात्र से शुरू होता है, असमिया कैलेंडर 24 घंटों में सूर्योदय पर शुरू
शुरू होता है और समाप्त होता है, जबकि ग्रेगोरियन सौर चक्र से जाता है। शक और भास्कर बड़ा युग चंद्रमा और सौर वर्ष दोनों चरणों के आधार पर एक चंद्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। भास्कर बड़ा और ग्रेगोरियन के बीच 593 साल का अंतर है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है जलमय खलीलजाद यूएस एनवॉय फॉर अफगानिस्तान स्टेप्स डाउन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी दूत जलमय खलीलजाद ने इस्तीफा दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की अराजक सेना की वापसी के लगभग 2 महीने बाद जलमय खलीलजाद अमेरिका के मुख्य वार्ताकार जो कि एक अफगान शांति समझौता थे ने इस्तीफा दे दिया। श्री खलीलजाद एक अफगान अमेरिकी को 2018 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किया गया था और बिडेन प्रशासन में पद पर बने रहे। थॉमस वेस्ट जो इस साल जनवरी से अफगान सुलह के लिए उप विशेष प्रतिनिधि हैं, श्री खलीलजाद की जगह लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान के माध्यम से कहा, डिप्टी के रूप में अपनी भूमिका में मिस्टर वेस्ट अमेरिकी प्रस्थान के बाद दोहा में तालिबान के प्रतिनिधियों से पहले ही मिल चुके थे। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने CIA निर्देशक विलियम बर्न्स के साथ काबुल की भी यात्रा की। संयुक्त राज्य अमेरिका में दशकों की अथक सेवा के लिए राजदूत जलमय खलीलजाद को धन्यवाद, श्री ब्लिंकन ने आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद ट्विटर पर कहा। श्री खलीलजाद एक पूर्व राजनयिक बुश प्रशासन के दौरान अफगानिस्तान में राजदूत थे। उन्होंने इराक के रूप में राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया था। श्री खलीलजाद की तालिबान के साथ फरवरी 2020 के सौदे को अंजाम देने की आलोचना की गई है, जिसका विवरण पूर्व अफगान सरकार को काटते हुए दोहा में ज्यादातर अंकित किया गया था। तालिबान ने बदले में सैनिकों पर हमला करने से परहेज करते हुए मई 2021 तक अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। श्री बिडेन ने निकासी की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के जाने के बाद श्री खलीलजाद ने अमेरिकियों और कमजोर अफगानों को देश से बाहर निकालने में मदद की थी, जैसा कि अमेरिका अपनी अफगानिस्तान नीति में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था। यह इस्तीफा देने का सही समय था, श्री खलीलजाद अपने त्यागपत्र में कहते हैं, जिसकी एक प्रति द हिंदू तक पहुंचने में सक्षम थी। अफगान सरकार और तालिबान के बीच राजनीतिक व्यवस्था परिकल्पना के अनुसार आगे नहीं बढ़ी। इसके कारण बहुत जटिल हैं और मैं आने वाले दिनों और हफ्तों में अपने विचार साझा करूंगा, श्री खलीलजाद लिखते हैं। इससे पहले उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया था कि अफगान सेना तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर देगी। श्री खलीलजाद ने इस साल मई में प्रतिनिधि सभा को बताया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह बयान कि उनकी सेनाएं बिखर जाएंगी और तालिब छोटे क्रम में सत्ता संभाल लेंगे गलत है। श्री खलीलजाद ने पिछले साल मई में द हिंदू को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा था कि तालिबान के साथ किए गए सौदे के लिए अमेरिका को बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा है और भारत को सीधे गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए। अपने त्यागपत्र में वे कहते हैं कि हमने अपने सहयोगियों और चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान सहित अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। हालांकि भारत को अफगानिस्तान पर विस्तारित ट्रोइका वार्ता रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान से बाहर रखा गया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया टिप्पणी के अनुसार किस बारे में बातचीत की गई थी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अमेरिका को जब अफगानिस्तान को सहायता प्राप्त करने के दौरान मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर तालिबान के साथ बातचीत करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो तेजी से मानवीय संकट में उतर रहा है। इन मुद्दों के मिस्टर वेस्ट के एजेंडे में शामिल होने की संभावना है। उन चुनौतियों की सूची में सबसे ऊपर जो तालिबान सरकार के सत्ता में रहने के दौरान अफगान लोगों की मानवीय और विकास आवश्यकताओं का समर्थन करना शामिल है। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का भविष्य क्या होगा और क्या और कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्रीय सुरक्षा
रक्षा में फर्क कर सकता है। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन और एक पूर्व उच्च रैंकिंग राजनयिक एलिसा आयर्स ने द हिंदू को बताया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एन कोरिया फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सियोल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्तरी कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल सियोल। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी तट से एक पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को निकाला। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा जापान के नए प्रधानमंत्री को अभियान के निशान से हटा दिया और सियोल में एक प्रमुख हथियार मेले के उद्घाटन की देखरेख की। सोमवार को उत्तर कोरिया के साथ परमाणु गतिरोध पर चर्चा के लिए वाशिंगटन में अमेरिका और दक्षिणी कोरियाई दूतों की मुलाकात के बाद दक्षिण कोरिया और जापान के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई लॉन्चिंग हुई। इस बीच अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान के प्रमुखों के मंगलवार को भी सियोल में बैठक होने की खबर है। उत्तर कोरियाई प्रक्षेपण देश द्वारा नवीनतम हथियार परीक्षण होगा, जिसने अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के सामने सैन्य विकास के साथ आगे बढ़ाया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ JCS ने कहा कि मिसाइल को स्थानीय समयानुसार सुबह 10:17 पर सिन्पो के आसपास के समुद्र से छोड़ा गया। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि मिसाइल को पनडुब्बी से दागा गया था या सबमर्सिबल टेस्ट बॉर्ज से, जैसा कि पिछले अधिकांश परीक्षणों में था। JCS ने एक बयान में कहा था, हमारी सेना स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और संभावित अतिरिक्त प्रक्षेपणों की तैयारी के लिए अमेरिका के साथ निकट सहयोग में तत्परता बनाए हुए है। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि मिसाइल ने लगभग 430 से 450 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई 60 किलोमीटर तक उड़ान भरी। सियोल में क्यूंग नाम विश्वविद्यालय के सुदूर पूर्व संस्थान के प्रोफेसर किम डोंग यू ने कहा कि नवीनतम परीक्षण में उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए SLBM में से एक शामिल होने की संभावना है। उत्तर ने अक्टूबर और जनवरी में अपने सैन्य परेड के दौरान नई मिसाइलों का प्रदर्शन किया और प्योंगयांग में पिछले हफ्ते के रक्षा मेले में पहले देखी छोटी मिसाइल को देखा गया था। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया इस बात पर भी काम कर रहा है कि SLBM लॉन्च करने में सक्षम उसकी पहली परिचालन पनडुब्बी कौन सी होगी। इसके पास वर्तमान में एक प्रायोगिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसका दावा है कि 2016 के परीक्षण में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि उसने एक बजरा का इस्तेमाल किया हो सकता है। जापानी PM फुमिदो किशिदा ने अपना अभियान कार्यक्रम रद्द कर दिया और मिसाइल की स्थिति से निपटने के लिए टोक्यो लौटने की योजना बना रहे थे। व्हाइट हाउस ने उत्तर कोरिया से मंगलवार को आगे उकसाने से परहेज करने का आग्रह करते हुए कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने के लिए खुला है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इजराइल क्लियर्स रेजिडेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के लिए निवास खाली किया। इजराइल ने मंगलवार को 4000 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के निवासियों के रूप में पंजीकृत करने के लिए मंजूरी दे दी। 12 वर्षों में इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र में इस तरह का यह पहला कदम है। नए नियमित निवासी पहले से ही वेस्ट बैंक में रह रहे थे, जिसमें 1200 लोगों को अनिर्दिष्ट माना जाता था क्योंकि वे फिलिस्तीनी जनसंख्या रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत नहीं थे, और अन्य 2800 जिन्हें पहले अवरुद्ध गाजा पट्टी के निवासियों के रूप में पहचाना गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि उन्होंने दक्षिणी और उत्तरी वेस्ट बैंक के लिए बाइबल की शर्तों का उपयोग करते हुए मानवीय आधार पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और यहूदिया और सामरिया में फिलिस्तीनियों के जीवन में सुधार करने की नीति के हिस्से के रूप में नए पंजीकरण को मंजूरी दी थी। अगस्त में श्री गैंट्स ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वार्ता के लिए फिलिस्तीनी
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लिए एक इजरायली कैबिनेट सदस्य द्वारा कई वर्षों में पहली यात्रा की, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 2009 से 2021 के कार्यकाल के दौरान सामना करना पड़ा था। पीए के वरिष्ठ अधिकारी हुसैन अल शेख ने मंगलवार को ट्वीट किया कि 4000 लोगों ने नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर लिया है। उन्हें फिलिस्तीनी पहचान दस्तावेज और उनके आवासीय पते में बदलाव दिए जाएंगे। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया है और अधिकांश क्षेत्र में पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में नागरिक मामलों के लिए जिम्मेदार इजरायली सेना की शाखा COGAT ने कहा कि इजराइल ने 2009 के बाद से वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी पंजीकरण के एक नए बैच को मंजूरी नहीं दी थी। इजराइल के शासी गठबंधन, जिसने जून में श्री नेतन्याहू के लगातार 12 वर्षों के कार्यकाल को समाप्त कर दिया, ने कहा कि यह वेस्ट बैंक में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पॉलिश PM क्लैशेस विद EU चीफ ओवर सुप्रीमेसी ऑफ ब्लॉक्स लॉज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पॉलिश प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ ब्लॉक के कानूनों के वर्चस्व को लेकर संघर्ष किया। यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ हॉर्न बजाए और तर्क दिया कि यूरोपीय संघ के कानूनों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाले देश की संवैधानिक अदालत का हालिया फैसला ब्लॉक की नींव के लिए खतरा है और इसे अनुत्तरित नहीं छोड़ा जाएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मॉट्यूज मोराविएकी ने यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ एक गर्भ बहस के दौरान नियम कानून के सिद्धांतों पर अपने मतभेदों को उजागर किया। सुश्री वॉन डेर लेयन ने श्री मोराविकी पर यूरोपीय कानून की प्रधानता पर बहस से भागने और बचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बदले में उन्होंने जोर देकर कहा कि डंडे कानून के शासन की शक्ति के पक्ष में हैं और अपने देश के प्रति ब्लैकमेल या पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करते। पोलैंड और यूरोपीय संघ के बीच संबंध वर्षों से चट्टानी रहे हैं और इस महीने एक नए निचले स्तर पर पहुंच गए जब ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि पोलिश कानूनों को 27 राष्ट्र ब्लॉक के उन लोगों पर प्राथमिकता दी जाती है जो पोलैंड 2004 में शामिल हुए थे के बीच लोकतांत्रिक मानकों पर बढ़ते तनाव की दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी सरकार और यूरोपीय संघ के संस्थान हैं। अपने परिचय में सुश्री वॉन डेर लेयन ने कहा कि पोलिश शासन यूरोपीय कानूनी व्यवस्था की एकता को चुनौती देता है और स्वतंत्रता की सुरक्षा को कमजोर करता है। विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि 27 राष्ट्र ब्लॉक के भीतर किसके पास सबसे अधिक शक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिगत राष्ट्र अपने नागरिकों या यूरोपीय संघ के संस्थानों पर सदस्य देशों पर यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के पीछे यह प्रमुख प्रेरक था और इसने पोलैंड और हंगरी जैसे कई पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों में जुनून को उभारा है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है टर्किश प्रेसिडेंट प्रॉमिसेस विन विन पैक्ट विद। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने अफ्रीका के साथ जीत जीत समझौते का वादा किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने मंगलवार को 3 देशों के अफ्रीकी दौरे के पहले चरण अंगोला की यात्रा को समाप्त कर दिया, जहां उन्होंने पश्चिम पर महाद्वीप में बदलाव के लिए कॉल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। लगभग 2 दशक पहले प्रधानमंत्री रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से श्री एर्दोगन अफ्रीका के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुर्की को महाद्वीप की पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों और चीन की तुलना में एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार शाम लुआंडा में व्यापारिक नेताओं से कहा कि हम तुर्की के रूप में अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने घनिष्ठ सहयोग को बहुत महत्व देते हैं। हम आपसी सम्मान का पालन करते हुए जीत जीत और समान साझेदारी के आधार पर
अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति पद की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अंगोलन संसद के पहले एक संबोधन में उन्होंने कहा कि मानवता का भाग्य उन मुट्ठी भर देशों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे। उन्होंने कहा कि बदलाव की मांगों की अनदेखी करना अफ्रीका के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का कोई दाग नहीं रखा और महाद्वीप के लिए पश्चिमी केंद्रित प्राच्यवादी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। अपने अंगोलन समकक्ष जोआओ लोरेंको के साथ बातचीत में उन्होंने तुर्की के प्राकृतिक गैस भंडार और वितरण नेटवर्क के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे अनुभव साझा करने में प्रसन्नता होगी। उनका अगला पड़ाव टोगो है, जिसके बाद अफ्रीका का आर्थिक महाशक्ति नाइजीरिया है। अंगोला की यात्रा से पहले श्री एर्दोगन ने 2003 में प्रधानमंत्री बनने और बाद में राष्ट्रपति के रूप में 28 देशों की 38 यात्राओं का दावा किया। इस महाद्वीप में तुर्की के 43 दूतावास हैं और इसकी राष्ट्रीय एयरलाइन अब 60 से अधिक अफ्रीकी शहरों में सेवा दे रही है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक रिबाउंड्स टू हाईएस्ट सिंस सेकेंड वेव। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। घरेलू हवाई यातायात दूसरी लहर के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। घरेलू उड्डयन कोविड-19 की दूसरी लहर के क्रूर प्रभाव से लगातार उबर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एयरलाइनों ने मिलकर सितंबर में 70 लाख से अधिक यात्रियों की फेरी लगाई, जो पिछले माह की तुलना में 5.4% अधिक है। पिछली बार यात्री यातायात के आंकड़े मार्च में 70 लाख से अधिक थे, जिसके बाद उन्होंने तेज गिरावट देखी। अप्रैल में 57.25 लाख, मई में 21.15 लाख, जून में 31.13 लाख, जुलाई में 50.07 लाख और अगस्त में 67.01 लाख की वसूली करने से पहले। हालांकि घरेलू यात्री यातायात अभी भी दूसरी लहर से पहले देखे गए असरों से पीछे हैं। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से अब तक के सबसे अच्छे महीनों के दौरान ये संख्या दिसंबर 2020 और मार्च 2071 लाख से 78 लाख बीच रही। फरवरी 2020 में महामारी की हवाई यात्रा से पहले भारत का मासिक घरेलू यात्री यातायात 1.23 करोड़ था, जो दर्शाता है कि पिछले महीने के आंकड़े पूर्व कोविड स्तर के केवल 57% थे। हाल ही में यात्रियों की संख्या में सुधार का मतलब है अधिकांश एयरलाइनों ने लगभग 2/3 सीटों की बिक्री के साथ उड़ानें देखी। स्पाइस जेट में सबसे अधिक यात्री लोड फैक्टर या सीट ऑक्यूपेंसी 78.8% था। के बाद वो एयर में 74.1%, इंडिगो में 73.6%, विस्तारा में 72.4% और एयर एशिया में 68% था। एयर इंडिया, जिसे टाटा समूह द्वारा अधिग्रहित किया जाना था, का लोड फैक्टर 63.7% था। ठीक साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ग्रॉस एनपीएज ऑफ बैंक्स टू राइज फ्रॉम 8 to 9% 7.5% क्रिसिल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बैंकों का सकल एनपीए 7.5% से बढ़कर 8 से 9% हो जाएगा क्रिसिल। बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए इस वित्त वर्ष में 31 मार्च को 7.5% से बढ़कर 8 से 9% होने की उम्मीद है, लेकिन वे अभी भी वित्त वर्ष 2018 के अंत में देखे गए 11.2% के शिखर से नीचे रहेंगे, क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इस वित्त वर्ष के अंत तक पुनर्गठन के तहत 2% बैंक ऋण की उम्मीद के साथ तनावग्रस्त संपत्ति, जिसमें सकल एनपीए या पुनर्गठन के तहत ऋण पुस्तिका शामिल है, 10 से 11% तक पहुंचनी चाहिए। वरिष्ठ निदेशक और उप मुख्य रेटिंग अधिकारी कृष्णन सीतारमन ने कहा कि रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट, जो एक साथ बैंक क्रेडिट का 40% बनाते हैं, से एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट्स की वृद्धि देखने की उम्मीद है। इस वित्तीय वर्ष अंत तक इन सेगमेंट में स्ट्रेस्ड एसेट क्रमशः 4-5% और 17 से 18% तक बढ़ रहा है। संख्या और भी अधिक होती है, लेकिन राइट ऑफ के लिए मुख्य रूप से असुरक्षित खंड कहा। महामारी की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण खंड में भी मजबूत सुधार देखा गया है, इसलिए कृषि खंड में तनावग्रस्त संपत्ति अपेक्षाकृत
अपेक्षाकृत स्थिर रहने की जताया। कहा अनुमान वर्ष 9.5 GDP वृद्धि दर सुधार मामले पर कॉर्पोरेट क्रेडिट गुणवत्ता दर सुधार पर आधारित कहा गया है कि लहर और मांग गिरावट इन अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक पैदा कर। इसी के साथ ही समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है सर्विस एक्सपोर्ट्स में क्रॉस $240 बिलियन इन 2021-22। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सेवा निर्यात 2021-22 में $240 अरब को पार कर सकता है। सरकार से प्रोत्साहन की मांग करते हुए एसईपीसी ने मंगलवार को कहा कि पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं, ऑडियो विजुअल, माल परिवहन जैसे क्षेत्रों के स्वस्थ प्रदर्शन के कारण 2021-22 के दौरान देश का सेवाओं का निर्यात $240 बिलियन से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद एसईपीसी के अध्यक्ष मानेक डावर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने के दौरान इस क्षेत्र से निर्यात 14% बढ़कर $95 अरब हो गया। श्री डावर ने कहा कि 21-22 के लिए कुल सेवाओं का निर्यात $240 अरब से अधिक होने की उम्मीद है और जब पर्यटन क्षेत्र को बाद में खोला जाएगा तो यह और भी बढ़ सकता है। 2020-21 में सेवा निर्यात 3% घटकर $206 बिलियन हो गया। उन्होंने कहा कि सेवाओं की वसूली काफी हद तक पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं जैसे क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित 2030 तक सेवाओं के निर्यात में $1 ट्रिलियन का लक्ष्य संभव है, लेकिन विकास के लिए ITES के अलावा अन्य क्षेत्रों को देखने की आवश्यकता है। महामारी से निपटने के लिए विनिर्माण और प्रोत्साहन के साथ एक समान अवसर प्रदान करना मांग। इसी के साथ अगली न्यूज का टाइटल है भारती ऑफर्स IQ वीडियोज एज सर्विस टू टैप OTT प्लेयर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय OTT खिलाड़ियों को टैप करने के लिए सेवा के रूप में IQ वीडियो प्रदान करता है। एयरटेल ने मंगलवार को एक सेवा पेशकश की जिसमें अपने वीडियो प्लेटफॉर्म का अनावरण किया, क्योंकि टेल्को देशों में ओवर द टॉप OTT वीडियो बाजार को भुनाना चाहता है। समाधान एयरटेल IQ वीडियो के पास पहले से ही 3 ग्राहक हैं, राज टीवी, इरोज नाउ और नेपाल के CG टेलीकॉम, और व्यवसायों को बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में न्यूनतम निवेश के साथ बड़ी और छोटी स्क्रीन के लिए विश्व स्तरीय वीडियो स्ट्रीमिंग उत्पादों का निर्माण करने की अनुमति देगा। भारत को आने वाले वर्ष में मंच पर 50 से अधिक ब्रांडों को शामिल करने की उम्मीद है। भारती ने कहा कि एयरटेल IQ वीडियो एक एंड टू एंड प्रबंधित समाधान है जो लागत लाभ के साथ सुविधा लाता है। RBSA एडवाइजर्स के अनुसार भारत का वीडियो OTT बाजार 2030 तक $12.5 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्तमान में $1.5 अरब है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि OTT परिदृश्य में विकास अगली लहर Tier 2, 3 और 4 शहरों से आई। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मूडीज रेजेस बैंकिंग सिस्टम आउटलुक टू स्टेबल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मूडीज ने बैंकिंग सिस्टम आउटलुक को स्थिर किया। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को महामारी की शुरुआत के बाद संपत्ति की गुणवत्ता में मामूली गिरावट और आर्थिक सुधार के साथ ऋण वृद्धि में संभावित पिकअप का हवाला देते हुए भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए स्थिर करने के लिए दृष्टिकोण बढ़ाया। मूडीज को उम्मीद है कि अगले 12 से 18 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 9.3% और अगले वर्ष 7.9% बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, जिसका हमें सालाना 10-13% रहने है। कमजोर कॉर्पोरेट और वित्त कंपनियों में वित्त पोषण कमी बैंकों के लिए प्रमुख नकारात्मक कारक रहे हैं, लेकिन ये जोखिम कम। मूडीज ने अपनी बैंकिंग टर्म आउटलुक इंडिया रिपोर्ट में कहा कि कॉर्पोरेट ऋणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो यह दर्शाता है कि बैंकों ने फंड में सभी पुराने समस्या ऋणों के लिए प्रावधान किया है। में कहा गया है कि खुदरा ऋणों की गुणवत्ता खराब हुई है, लेकिन एक सीमित मद तक, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौकरी को नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ अगली न्यूज का टाइटल है पावर सेक्टर गिवन प्रायोरिटी इन कोल सप्लाई। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोयला आपूर्ति में बिजली क्षेत्र को दी प्राथमिकता। राज्य के स्वामित्व वाली CIL ने कहा कि सूखे ईंधन के घटते स्टॉक को फिर से भरने के लिए बिजली उत्पादकों को अस्थायी रूप से कोयले की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। ईंधन की कमी से जूझ रहे देश के बिजली संयंत्रों के मद्देनजर
मद्देनजर यह बयान महत्वपूर्ण है। CIL ने एक फाइलिंग में कहा कि यह एक अत्यधिक अस्थायी उपाय था और जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। हम पहुंच चुके हैं खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है द ओवरलुक्ड एपिडेमिक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अनदेखी महामारी। WHO के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में तपेदिक के 1.3 मिलियन मामलों का पता चला है। मामलों में गिरावट को कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि रोग निदान तक पहुंच कम हो गई थी और उपचार के साथ साथ संक्रमण फैलने के बाद से खर्च में कटौती भी हो गई थी। इसने अतीत में किए गए लाभ को उलट दिया। टीबी के मामलों का पता लगाने में कुछ और साल लग सकते हैं। नए मामलों का पता लगाने में गिरावट के बाद टीबी से होने वाली मौतों में पहली बार वृद्धि हुई, जिसे दुनिया में पिछले 16 वर्षों में सर्वाधिक देखा गया। भारत में अनुमानित टीबी से होने वाली मौतें 2020 में पिछले 7 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक थीं। चिंताजनक रूप से उच्च बोझ वाले देशों में भारत ने प्रति मरीज टीबी की दवाओं पर सबसे कम खर्च किया। इसके बावजूद पिछले साल नए मामलों का अनुमानित 28% हिस्सा टीबी से ही था। तो यहाँ नीचे आप जो ग्राफ दिए गए हैं, इन ग्राफ में देख सकते हैं कि 2000 से लेकर के 2020 के बीच में जो टीबी के केसेस हैं उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है। इसके साथ ही उसके नीचे के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सन 2000 से लेकर 2020 के बीच में फिलीपींस, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में किस हिसाब से टीबी के केसेस में उतार चढ़ाव आया है, और ये सभी आंकड़े मिलियन में प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही अगले चार्ट में आप देख सकते हैं जहां पे सन 2000 से 2020 तक इंडिया और बाकी दुनिया के टीबी के आंकड़ों के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। ये भी आंकड़े मिलियन में ही हैं। और सबसे अंतिम चार्ट में यहाँ पर दिखाया गया है कि सन 2014 से लेके 2020 के बीच में ऐसे कितने केसेस थे जिनके इलाज को निगलेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पर जो नीले रंग से पट्टी है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को दिखाती है और पीले रंग की पट्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ट्रीटमेंट को दिखाती है। और इसके साथ ही साथ इलाज के खर्चों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिसमें चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, म्यांमार, फिलीपींस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, बांग्लादेश, वियतनाम और भारत के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ट्रीटमेंट के खर्चों का विवरण दिया गया है, और ये विवरण डॉलर में दिए गए हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यहीं पर 20 अक्टूबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों सेक्शन दिया गया है, वहाँ पे जा करके आप हमारा ज्वाइन कर सकते। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद और नमस्कार।